हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कि उसको कैसे कम समय में ढंग से पढ़ा जाए कि जितने भी क्वेश्चंस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं वो एग्जाम में आपके गलत ना हो। आरओ 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी फरवरी की बाकी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्च की चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जून के बाद की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जून से नवंबर तक की। बट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन भी अगर बजट से आए तो आपके गलत हो जाए। और वो कहीं ना कहीं जो कुछ कुछ स्कीम होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं बजट में उसका डिस्कस किया गया होता है, उसके ऊपर बात चली होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी से ड्राइव्ड होती है, उसी से मोटिवेटेड होती है। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वो बजट इकोनॉमिक सर्वे का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल में बात करूंगा कि कैसे आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना चाहिए, आप कम समय में तैयार कर पाओगे। देखो आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं है कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में इतना डेटा होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं कि अगर आपको सही पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है कि क्या चीज एग्जाम में पूछी जाती है या क्या पूछी जा सकती है और मुझे कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, तो आप सब कुछ पढ़ के जाओगे। एंड एक्चुअली होता क्या है कि आपको दिया भी सब कुछ जाता है, मतलब जितनी भी करंट अफेयर्स के आप सोर्स देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपको जो भी मेन कोचिंग है या जो भी चीजें हैं, तो आपको कुछ लोगों के अलावा कुछ लोग तो आपको फिल्टर्ड कंटेंट देंगे, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होगा वही देंगे, बट काफी लोग क्या करेंगे कि आपको पूरा दे देंगे, पूरा सारी चीजें एकदम मोटी मोटी दे देंगे। एंड उन 50 पन्ने की आपको पीडीएफ दे दी मोटी सी, उसमें सारे फैक्ट्स लिख दिए, जो भी बजट में आया सब उन्होंने कॉपी पेस्ट करके आपको दे दिया या एक डेटा एंट्री ऑपरेटर से आपको छपवा दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो वो बोलेंगे, क्लेम करेंगे कि हमारे में से आया, हमारे में से आया। भाई आप ही के में से तो आएगा ना, जब आपने पूरा अखबार लेकर के पूरा का पूरा छाप दिया, और कहीं से तो आएगा नहीं। आप अखबार पढ़ लेते तो भी यही होता, लेकिन क्या आप अखबार को पूरा पढ़ के रोज याद कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो अखबार को अगर पूरा छाप दिया जाएगा, रोज की न्यूज़ अगर उसको एक कंपाइल कर दिया जाए 50-60 पन्ने में, 70 पन्ने में, बजट की जो भी चीज़ें उसमें 10 दिन तक चलती हैं, तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे ना। लेकिन ये स्मार्ट तरीका नहीं है, ठीक है, ये स्मार्ट तरीका नहीं है, ये बात आप भी जानते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है। अगर किसी की पीडीएफ से मान लो या किसी ने कोई चीज़ बताई और उससे आ गया, वो इतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि अगर आपने उससे पढ़ा था तो क्या आपके क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हुए तो फिर आपने पैसे किस बात के दिए थे, या जो आपने पढ़ाया था वो किस बात का था, या जो आपने ट्रस्ट उन पर किया था वो किस बात का था, मतलब उसका फिर पॉइंट क्या हुआ। तो ये मेन मैटर ये करता है कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही होने चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आप कोई सिली मिस्टेक करते हो तो वो आपकी गलती है, लेकिन एक्चुअल में जो पढ़ाया गया उससे अगर वो चीज़ एक्चुअल में एग्जाम में फायदा नहीं कर पा रही है इंसान के लिए, तो कोई मतलब नहीं हो चीज़ का। तो इसलिए पढ़ना क्या होता है यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर लोगे। अगर बजट इकोनॉमिक सर्वे में आप 2 दिन तक लिए बैठे रहते होगे तो आप आराम से उसको 4 से 6 घंटे में पढ़ के खत्म कर सकते हो। एंड उसी से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। एंड ये सबूत के साथ, फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हो, पीवाईक्यू में ये चीज़ देख लेना कि जिस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसी टाइप का आता है या फिर कुछ भी आता है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। देखो क्या होता है, सबसे पहले समझो, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारा डेटा दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपको उसमें, एंड मैं अभी आपको बाद में दिखा भी दूंगा फिल्टर करके, बट पहले समझ लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपसे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कुल कितना खर्च है, यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इस बार का जो बजट है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, या तो आपसे परसेंटेज में पूछ लेगा। देखो वो नंबर नहीं पूछेगा, जैसे अगर बहुत ज़्यादा 5-6 डिजिट में अगर कोई चीज़ दी गई होगी, इतने लाख, इतने हज़ार, इतने करोड़ रुपए ऐसे करके दिया होगा, तो वो 6-7 डिजिट की हर चीज़ होगी तो वो 6-7 नहीं देगा। उसको भी मालूम है कि आप पागल नहीं हो, एग्जामिनर को भी मालूम है कि आप पागल नहीं हो, तो इसलिए वो इस तरह से ये 6-7-8 डिजिट नहीं देगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाना होगा आपको, अगर उसको पागल कंसीडर कर रहा होगा तो ही ऐसे देगा, वरना वो क्या करेगा, परसेंटेज में दे देगा। जैसे दे देगा 45 लाख 10 करोड़ रुपए, इस तरीके से कुछ दे देगा। तो 45.10% में अगर मान लो दे दिया तो भी आपका याद करना आसान है। अगर लाख करोड़ दे दिया 45 में तो भी याद करना आसान है, लेकिन आपको 6 डिजिट को नहीं देगा। तो आपको मोटा मोटा अप्रॉक्स, देखो इसमें कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं लेकिन अप्रॉक्स रटनी पड़ती हैं। आपको पता होना चाहिए हाँ यार 40% है क्या, 39.0023, ये नहीं करना है। ये करोगे तो फिर यही करते रह जाओगे, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जैसे 48% है तो ठीक है, पता होना चाहिए यार 50 के आसपास था, 50 +-2, या 45 था तो +-2, इस टाइप से आपको याद रखना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि टोटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद में जो डेफिसिट होता है, डेफिसिट, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के डेफिसिट होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा, या राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, तो आपको एक तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट पता होना चाहिए और इसी को घाटा बोलते हैं। एंड इसको फिर ये पता होना चाहिए कि मापते कैसे हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा, तो ये किसको किसमें से घटाने पे प्राप्त होता है, या कैसे आप इसको, हाउ डू यू ऑब्टेन दिस, मतलब किसमें से क्या माइनस करें
तो ये वैल्यू आपकी जो होती है राजस्व घाटा की ये निकल के आती है। तो इस तरीके से आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। उसमें सामने लिखा होता है कि हाँ इसको कैसे मापते हैं, सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन होता है, मतलब उसमें वहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो किसको घटाने पे या प्लस करने पे प्राप्त होता है। तो उसमें आपको ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज प्लस उसमें यहाँ पे सब्सिडी दिया होगा, या इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन और दिए होंगे। तो उसमें आपको बस पता होना चाहिए कि अच्छा जो फिस्कल डेफिसिट है ये आपका राजकोषीय घाटा ये किसको घटाने से या किसको जोड़ने से प्राप्त होता है, मिलता है। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। डेफिनेशन होती है बेसिकली वो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन होती है। इसके बाद में अगर आप बात करोगे चाहे सेंटर का बजट हो चाहे यूपी का बजट हो, इसमें आपको ध्यान रखना है बजट में प्रायोरिटी क्या है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि यूपी का जो बजट है उसमें कभी कभी होता है कि जैसे कोरोना के टाइम में चल रहा था कि ये लक्ष्य हैं, ये प्रायोरिटी बेसिस पे ये चीज़ें ध्यान दिया जा रहा है कि इतनी वैक्सीन डेवलप करनी है, या यहाँ पर इतने इंस्टीट्यूट्स करने हैं, इतने टेस्ट कराने हैं, यहाँ पर इतनी जो लैब्स हैं वो डेवलप करनी है। तो इस तरीके की कभी कभी प्रायोरिटीज डिसाइड कर दी जाती हैं। जैसे संघ का बजट है आपका, ये केंद्र वाला जो बजट होता है, तो कई बार आपने देखा होगा जैसे इस तरीके की चीज़ें रहती हैं कि यार 50 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे 50 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे या 4 डैम बनाएंगे, या फिर आयुष के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो खोल देंगे हम 100, या फिर जो सैनिक विद्यालय होते हैं सैनिक स्कूल्स वो खोल देंगे 500। तो इस तरीके की, जैसे अगर बोल दें कि मान लो स्टेडियम बनाएंगे हम क्रिकेट के, हॉकी के और बास्केटबॉल के, हर तरीके के जो कोर्ट और स्टेडियम होते हैं ये हम एक एक बनाएंगे हर स्टेट की वहाँ की कैपिटल में। तो इस तरीके की जो प्रायोरिटीज़ कुछ कुछ डिसाइड कर दी जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो इसमें कुछ कुछ टारगेट्स या लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं कि भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 2047 में हमको 100 साल होंगे 2047 में, तो उस टाइम पर हमको ये अचीव कर लेना है। हम 2047 तक इस चीज़ का उन्मूलन कर लेंगे, इस चीज़ को इरेडिकेट कर देंगे अपने इंडिया से, अपने भारत से। तो इस तरीके के कुछ कुछ जो टारगेट्स होते हैं या जो प्रायोरिटी है मैंने आपको पहले बता दिया, ये इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में जो स्कीम्स होती हैं या मिशन होती हैं जिनकी चर्चा, जिनके बारे में बात की गई होती है बजट के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब जब आपको स्कीम एंड मिशन वगैरह तैयार करने हैं तो सबसे पहले वो करो जो बजट में जिनके बारे में डिस्कस हुआ है, या फिर जब कभी भी सेशन होता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो आपने देखा होगा कि प्रॉपर जैसे अभी मानसून सेशन चल रहा था जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसमें मेन किस मुद्दे पे बात चल रही है, या जैसे जब त्रिपुरा का वाला जब केस हुआ था तो उस टाइम पे किस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, त्रिपुरा वाला, वो मणिपुर वाला, सॉरी, हाँ मणिपुर वाला, तो उस समय किस चीज़ पे बात चली थी। तो कभी भी अगर कोई स्कीम है लॉन्च हुई है और उसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा बजट में बात हुई है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 15 अगस्त है, अब 15 अगस्त पे लाल किले से पीएम ने किसी चीज़ का आह्वान किया या किसी चीज़ की किसी स्कीम के बारे में बताया, फॉर एग्जाम्पल विश्वकर्मा योजना या लखपति दीदी योजना, मान लो इनके बारे में बताया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो 15 अगस्त को उन्होंने बोला, और 15 अगस्त को बोला और वो बजट में कहीं ना कहीं पहले ही उसका वो कुछ ना कुछ एक हिंट टाइप का दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर बजट में किसी स्कीम में मिशन के बारे में बात की गई हो और उस पर पार्लियामेंट में भी चर्चा की गई हो, या वो बहुत ही एक होता नहीं एंटीसिपेटेड योजना होती है, जैसे कोई मिशन होते हैं बहुत इनके सरकार का एकदम वो फ्लैगशिप होता है कि हाँ भाई ये हमारा मेन है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, हमारा मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा ये, तो वो सब स्कीम और मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया है या स्किल इंडिया है या स्वच्छ भारत है, तो ये सब इनके मेन हैं जो इनके कार्यकाल को अगर देखा जाए तो ये जो बीजेपी है एनडीए गवर्नमेंट इसके कार्यकाल को डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई स्वच्छ भारत है या मेक इन इंडिया है या फिर स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, तो ये सब ये लाए थे क्योंकि स्टार्टअप आपको पता है कि चाहे यूपी हो चाहे ऑल ओवर इंडिया बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जगह जगह मतलब आपने देखा होगा कि जैसे अमेरिका है, यूएस है, तो वहाँ पर स्टार्टअप का कल्चर है, सबसे ज़्यादा वहीं पर है। चाइना में है तो वहाँ कितना है, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कौन है, इस टाइप सबको पता होना चाहिए। तो कुछ जो इस तरीके की चीज़ें हैं ना, ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, चर्चा में रहती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी आती है। तो आपको ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। और ये सब बहुत फिल्टर्ड बता रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन मतलब इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जब कोई बजट पढ़ो तो उसमें पहले ये पॉइंट्स देखो कि भाई घाटे की डेफिनेशन देख ली, कुल खर्च कितना है ये देख लिया, आजादी के अमृत महोत्सव के थ्रू टारगेट देख लिए, प्रायोरिटी देख ली है ना, कोई स्कीम है उसके बारे में बात की गई है वो देख लिया। अब इसके बाद में टैक्स कितना लगाया जा रहा है ये देख लो। जैसे टैक्स स्लैब होती है ना, तो हर बार बजट इकोनॉमिक सर्वे जब निकलता है तो बजट में आपने देखा होगा कि बजट रिलीज होने के पहले बहुत ज़्यादा बात चल रही होती है कि टैक्स स्लैब में चेंज करेंगे नहीं करेंगे, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ बढ़ेगी, इस तरह की बात चलती रहती है, इस तरह की बातें चलती रहती है ना। तो टैक्स वगैरह देख लो कि उसमें टैक्स की स्लैब क्या है, कितने % पे कितना लगेगा, 12% किस पे लगेगा, 10% कितने पे लगेगा, कितने लैक्स तक छूट मिल रही है। तो ये बस मोटा मोटा देख लो कि भाई टैक्स कितना लगाया जा रहा है, क्या सिस्टम है। ठीक है, अब तो जीएसटी का आ गया है तो थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है याद करने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद में आपको ये देखना है कि बजट में हॉट टॉपिक क्या चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज से 2-3 साल पहले की बात करो तो जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ वाला जो पूरा इशू चल रहा था, जो एग्रीकल्चरल जो
एक्ट लाया गया था, जो पूरा कृषि कानून था, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात चलती थी और उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अगर आप जाओगे पीछे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, एंड हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब डिफरेंट जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी या कोई भी हॉट टॉपिक अगर होता है, जैसे अगर ऐसे समझो कि अगर एनआरसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात चल रही होगी या अगर जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात चल रही होगी, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट हुई है तो आपसे पूछा जा सकता है, अगर बजट में उसका कहीं जिक्र है तो ये ध्यान रखना। ये एक बहुत ही हैक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट से क्वेश्चन पुट हो जाता है, इधर उधर 10 चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है, पहले इसी को पढ़ लो। इसके बाद में ध्यान रखना कि जो जैसे इकोनॉमिक सर्वे आप जब पढ़ोगे तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने को मिलेगा कि यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना कहाँ हो रहा है, ठीक है, कौन किसमें कॉमर्शियल पार्टनर कौन है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के जो 3 कॉमर्शियल पार्टनर है वो कौन कौन है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई यूएस है कि नहीं, यूएई है कि नहीं, इराक है कि नहीं, ईरान है कि नहीं, कुवैत है कि नहीं, चाइना है कि नहीं, इंडिया जो गोल्ड वगैरह है वो किससे इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है ना। तो ये सब जो महंगी महंगी चीज़ें हैं, प्रीशियस आइटम्स हैं, स्टोन्स हैं या फार्मास्यूटिकल आइटम है, तो ये सब या आर्मी के जो आप कह सकते हो जो वेपन होते हैं, ये वेपन वगैरह इंडिया किससे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, तो इस या किसको इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट किसको करता है और इंपोर्ट किससे करवाता है। तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एशिया में आप देखोगे तो इंडिया किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, और अगर बाहर से देखा जाए तो इंडिया किससे एक्सपोर्ट करा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप देखोगे, आपको जाओगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप जाकर के आप चेक कर सकते हो, अगर नाम ले तो बता देना, तो फिर मैं ऑब्वियसली एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा एंड उसमें सारे सबूत दिखा दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये तो मतलब बहुत आता है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है, ये सबसे पहले पढ़ा करो, मतलब जब भी कभी बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, चाहे वो यूपी का पढ़ो, चाहे आप सेंटर का पढ़ो, केंद्र वाला, उसमें सबसे पहले ये देखा करो कि भाई जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितने % है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा जा चुका है और बहुत आसानी से पूछा जाता है। सिंपल 2 स्टेटमेंट दे देगा या उसमें आपको सिंपली उसमें दे देगा, जो मैच द फॉलोइंग होता है ना, उसमें दे देगा कि जीडीपी का इतने % राजकोषीय घाटा था और उसमें प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो पूछ देगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसलिए भाई इसको याद रखना, और बहन जो भी हुआ तो ध्यान रखना, इसमें मतलब इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपको इसमें याद नहीं है। उसके बाद में ध्यान रखना कि जो एक्सटर्नल क्रेडिट होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि किसका कितना पार्ट है। जो एक्सटर्नल क्रेडिट होता है, बाहरी ऋण होता है, उसमें कौन सी चीज़ कितना कॉन्स्टिट्यूएंट उसका होता है, कितना पार्ट होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे बोरोइंग वगैरह है तो उसमें बोरोइंग में कितना किसको दिया जा रहा है, क्या है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में रुपया यानी कि जो मनी है आपका, वो आता कहाँ से है और जाता कहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मतलब अभी मैं आपको मैगजीन में भी दिखा दूंगा, जैसे आप देखोगे कि जो मैगजीन होती है तो उसमें इस तरह से एक सर्कल बना होता है और एक इस तरह बना होता है, ये लगभग सब में होता है, ठीक है। एक में यहाँ पे लिखा होता है रुपया आता कहाँ से है, ये यहाँ पे ऐसे करके लिखा होता है रुपया आता कहाँ से है, और यहाँ पे लिखा होता है जाता कहाँ से है। अब उसमें इस तरीके से ये पूरा पाई चार्ट बना होता है, ठीक है। ये अब इसमें क्या है कि एक इंसान होगा वो सारे रटने बैठ जाएगा, सारे मतलब 6-7 अगर चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे रटने बैठ जाएगा। जो स्मार्ट इंसान होगा वो क्या करेगा, उसमें देखेगा कि भाई इनकम टैक्स का कितना होता है, या जो आपका कॉर्पोरेशन वाला टैक्स होता है, निगम कर होता है, वो कितना होता है। तो इस तरह से आपको देखना है उसमें कि ज़्यादा किस में है। जैसे डिफेंस है तो उसमें कितना है, पेंशन में कितना जा रहा है ना, या हेल्थ है तो उस पर कितना जा रहा है। तो मतलब आपको बेसिकली देखना है कि एक्सपेंडिचर बेसिकली कहाँ कहाँ हो रहा है। आता अगर कहीं से है तो उसमें आपको देखना है कि भैया जो बोरोइंग वगैरह है उसमें कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, या जा कहाँ से रहा है, किस में जा रहा है। तो वो जो मदें होती है ना, वो जो आपकी होती हैं एलोकेट जिसमें होता है, तो वो पता होना चाहिए कि हम खर्चा किस पे करते हैं। जैसे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हो तो वो आपके एक्सपेंडिचर में आ रहा है, तो वो किस चीज़ में आएगा। पेंशन के थ्रू अगर आप पैसा दे रहे हो तो वो किस में जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो 2 सर्कल होते हैं इनसे एक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट बनता है। तो जब भी कभी बजट में इस तरीके की चीज़ें मिले, सबसे पहले इनको पढ़ो। इनमें भी 2-3 चीज़ें जो मेन है, जिनका ज़्यादा है। जैसे अगर किसी का 10% है, किसी का 40% है, किसी का 30% है, जैसे इनकम टैक्स है, तो डायरेक्ट उसका देख लो कि इनकम टैक्स का कितना है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18% है कि 17% है, तो वो आइडिया होना चाहिए। कई बार क्या करता है कि क्रोनोलॉजी में दे देगा, और कई बार कि मतलब किस में कम ज़्यादा है, किसी में 17 है, किसी में 16 है, किसी में 15 है, किसी में 14 है, तो उसमें या तो क्रोनोलॉजी में दे देगा कि आगे से पीछे, पीछे से आगे लगाओ, या फिर कई बार क्या करता है कि मैच द फॉलोइंग में दे देता है कि इनकम टैक्स दे देगा, कॉर्पोरेशन टैक्स दे देगा, और उसमें डिफेंस का दे देगा और सब्सिडी का दे देगा। क्या देगा, इसमें बताओ कि किसमें कितना आ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो बजट के जो की फीचर्स होते हैं, की फीचर्स मतलब कि जैसे बजट है तो उस बजट को कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं या 7 चीज़ें हैं या उसके 7 आयाम हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, जो उसको डिफाइन करना है। मतलब पूरे बजट का आप कह सकते हो सार क्या है, कि मतलब ये 7 पिलर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा हर बार बजट में 3 या 4 या 5, 7 पिलर्स होते हैं कि ग्रीन डेवलपमेंट की बात होगी, ग्रीन इकोनॉमी की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफाइन करती हैं बजट को। तो वो आपको मेन पता होना चाहिए कि बजट के क्या फीचर्स हैं। बस ऊपर से पता होना चाहिए, उसके अंदर अगर कोई स्कीम है या समथिंग तो वो आप ऑब्वियसली देखोगे, लेकिन ऊपर से केवल ये पता होना चाहिए कि भाई डायमेंशंस कितनी है। अगर वहाँ पर डायरेक्टली पूछ ले कितने आयामों में इसको बांटा गया है, तो पता होना चाहिए कि हाँ यार 6 आयाम है या 7 आयाम है। आई होप
यू आर गेटिंग इट। इसके बाद में बात करते हैं कि बजट एलोकेशन की। भाई ये बहुत मेन होता है, इसमें डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी आप किताब उठा लो, ऐसा नहीं है कि किसी मैगजीन में बहुत अच्छा दिया है या खराब दिया है, कोई भी आप बजट एलोकेशन आप देखोगे किसी भी मैगजीन में तो उसमें दिया रहता है कि भाई हेल्थ पे हम इतना बजट एलोकेट कर रहे हैं या डिफेंस पर हम इतना एलोकेट कर रहे हैं। तो ये 2-3 सेक्शन होते हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट है या आपका जो सड़कें वगैरह ये बनाने का सीन होता है, तो इन सब में दिया जाता है बहुत सारी चीज़। जैसे एजुकेशन है उसमें दिया जाता है, तो उसमें बस मेन जो होते हैं, जैसे जो जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे हेल्थ है, जब से कोरोना वगैरह ये पेंडेमिक वगैरह हुआ है तब से हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो उसमें हेल्थ में देख लो कि भाई कितना बजट एलोकेट किया जा रहा है, कितना पैसा इसको डेडिकेट कर रहे हैं। डिफेंस के लिए देख लो कि भाई कितना पैसा एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई इंडिया को ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी वगैरह है जैसे चाइना वगैरह से है, तो इतना ज़्यादा बात करते रहते हैं कि भाई चाइना से लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, या अरुणाचल वाला लद्दाख वाला आपने इशू देखा होगा। तो एक्चुअल में इंडिया अपनी जो पावर है, जो डिफेंस पावर है, उसको भी बढ़ा ही रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी बीच में राफेल वगैरह खरीदे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिफेंस पे कितना % जो है जीडीपी का वो खर्चा किया जा रहा है, हेल्थ पे कितना किया जा रहा है। ये 2 मेन होते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक अलग ही माहौल बनाया जा रहा है स्टार्टअप की वजह से। और ऑल ओवर जो यहाँ पर एक ये है ना कि मेक इन इंडिया, इंडिया में ही चीज़ें डेवलप करो। तो भाई इंडिया में चीज़ें ऐसे डेवलप कर नहीं लोगे कि आपने कबाड़ बना रखा है और आप सोच रहे हो कि हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको भाई यहाँ पे अपना एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका घर अच्छा खासा होगा तो आप 4 लोगों को बुला सकते हो, चाय पिला सकते हो। लेकिन अगर आपने घर में ही एकदम कबाड़ इकट्ठा कर रखा है और आपके घर में उतनी सुख सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, लाइट भी नहीं आ रही है, अंधेरा है, तो कोई अगर डिग्निटरी बाहर से आना भी चाहेगा कि हम भाई लंदन से आ रहे हैं, चलो भाई मिलते हैं इनके यहाँ, जो भी आपका XYZ नाम है, तो वो फिर आएगा, आप उसको चाय वाय कैसे पिलाओगे? लाइट ही नहीं आ रही होगी, वो कहेगा यार मच्छर काट रहे हैं, कहीं डेंगू ना हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर लाना है तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा अपने इंडिया में। तो वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए मेक इन इंडिया और ये सारी चीज़ें बहुत जोर दिया जाता है। तो उसमें आपको देखना है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम किस तरह से चीज़ें इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर बना रहे हो, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में जो बिजली के तार वार होते हैं इनको अगर आप अंडरग्राउंड कर रहे हो, सारी चीज़ें हर चीज़ में आप ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक वगैरह सही करवा रहे हो, तो आप बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ये जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, तो वो जो फाउंडेशन है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो वो आपको देख लेना है। ये सब चीज़ें मतलब इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि आई होप थोड़ा सा आप समझ पाओगे इस चीज़ से। और बाकी से रूरल डेवलपमेंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर कोई स्कीम है बहुत निकाली गई है रूरल डेवलपमेंट के लिए तो वो देख लो, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से एजुकेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, बहुत ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये मजाक की चीज़ नहीं है। जो वेलफेयर स्कीम्स होती है ना, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। जैसे अगर कोई ऐसी स्कीम है जैसे वेलफेयर हो रहा है, जैसे सपोज उज्ज्वला स्कीम है, या अगर फिजिकली हैंडिकेप्ड के लिए मान लो अगर कोई स्कीम आई है, तो उन सब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर के ध्यान से पढ़ो कि यार ये इट कैन बी आस्क्ड, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लें कि इसमें कितना पैसा दिया जाए। जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन आपने देखा होगा यूपी 2023 में, तो उसमें जो PM आवास है, भाई घर सबको चाहिए, है ना, तो गरीबों को भी घर मिले, तो इस टाइप से PM आवास जो है उसमें सबसे ज़्यादा था, 79,000 समथिंग था। अब जैसे JJM है, जल जीवन मिशन, इनका फेवरेट टॉपिक है, तो हर घर हर किसी को कम से कम पीने का पानी शुद्ध मिले, हर किसी को कम से कम जो पाइप से उसको कनेक्ट कर दिया जाए, है ना। तो उसमें आपको देख लेना है कि भाई पहले नंबर पर ऐसा कौन सा UT है या पहले नंबर पर ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर हर उसके जो जिले हैं उनमें पानी की सुविधा है ना, हर घर जल पहुंच रहा है, हर घर नल पहुंच रहा है। तो इस तरह से जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जल जीवन मिशन हो गया, PM आवास हो गया, मनरेगा हो गया कि हाँ भाई ठीक है मनरेगा है, उसके थ्रू काम मिलता है, रोजगार मिलता है। तो ये सब कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये इनके फेवरेट टॉपिक हैं, इन्हीं से घुमा के पूछता है, बाकी बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ खोल के इन डेप्थ बता रहा हूँ, सो दैट आपको कभी भी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में दिक्कत ना हो। और एक बार अगर आपने सेंट्रल बजट समझ लिया तो उसके बाद में यूपी का बजट वन एंड द सेम थिंग है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। इसके अलावा जैसे अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करोगे तो यार इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि जो सर्विसेज होती हैं उनको आपको देख लेना है। जैसे कि अगर मान लो अगर 5G डेवलप कर दिया गया, ठीक है, मतलब 5G का पूरा कनेक्शन वगैरह बना दिया गया और ये कहा गया कि ठीक है भैया इंडिया में 5G जो है वो अब जितने भी मेन स्टेट्स हैं UT उनमें आराम से 5G सर्विसेज आपको मिलेंगी एंड उसमें हमने इतना टारगेट रखा है एंड इतने हमारे यहाँ मोबाइल यूज़र हो गए एंड इतनी फैसिलिटी हम दे पा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ जो मेन सर्विसेज वगैरह होती हैं वो सब इकोनॉमिक सर्वे में रियल डेटा दिया होता है, तो वो डेटा आपको देख लेना है। उसके अलावा क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर कि जैसे हर महीने का GST का कलेक्शन है, तो वो साल के अंत में कभी कभी क्या होता है, जैसे नवंबर दिसंबर भी आएगा तो कभी कभी वो GST कलेक्शन बढ़ जाता है, मतलब पूरे साल का सबसे हाईएस्ट होता है। तो इस तरीके से जब कभी हो तो उसको एक बार देख लो। अब हर महीने ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे अगर आपने देखा कि भाई 2023 में सपोज जैसे आपका एग्जाम सपोज जनवरी में हुआ, अब मान लो कि नवंबर में बहुत GST तगड़ा बढ़ गया है, बहुत हाईएस्ट बढ़ा है, पूरे साल में सबसे हाईएस्ट जो है वो नवंबर में कलेक्शन हुआ, तो भाई उसमें देख लो, अगर उसमें डेटा आया हुआ है कि भाई उसमें कितने करोड़ रुपए या कितना रुपए
एक्चुअल में कितने लाख करोड़ रुपए हुआ था जीएसटी का कलेक्शन नवंबर में, और वो हाईएस्ट था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबका रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन जो डेटा है, रियल डेटा एक लाइन का, बस उसमें देख लो कि भाई कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जैसे अब कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि जैसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है ना, तो इस तरह से लगा देते हैं, मोबाइल एटीएम वगैरह कर देते हैं कि वो व्हीकल रहेगा, उस पर अपना आप एटीएम वगैरह यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो वो कर सकते हो। तो इस तरह से कभी कभी इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें डिसाइड कर देते हैं कि इतना हम ओपन करेंगे या इतना बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बजट में बताया था ना कि कुछ कुछ टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि इतने हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, इतने स्टेडियम बनाएंगे, इतना हम स्पोर्ट्स को वरीयता देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया। ये वीडियो अगर आपने ढंग से देखा होगा, अगर आप सिंसियर कैंडिडेट होगे तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा, तो अब आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी मैं 5 मिनट और लूंगा, ऑब्वियसली 19 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत सारे लोग यहीं पे छोड़ चुके होंगे वीडियो, या उन्होंने 2x पे देखा होगा या फिर बढ़ा बढ़ा के देखा होगा, क्योंकि वो बोर हो गए होंगे। क्योंकि भाई ये ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई की चीज़ है, इसमें यहाँ पे मैं मजाक तो कर नहीं रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मजा तो आएगा नहीं इसमें। तो ये पढ़ाई की चीज़ थी, आई होप कि आपको इसमें चीज़ें समझ में आएंगी। 5 मिनट में मैं आपको एक्चुअल में ये जो बजट है, ये कौन सी किताब है मैं दिखा देता हूँ। ये आपकी ये वाली है, ये जो समसामयिक घटना चक्र आती है बाई मंथली, ये वो है। अब आप जो ई दृष्टि आपकी जब एग्जाम के पहले आएगी ना, इसी में कॉपी पेस्ट होगा, मतलब ये जो पूरा मटेरियल है समझ लो यही उठा करके कॉपी पेस्ट वहाँ पे होता है। अब आपको इसमें मैं 5 मिनट में मोटा मोटा बता देता हूँ कि एक्चुअल में जब आपके सामने चीज़ें हों तो आप उसमें कैसे समझ पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसमें मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा था अभी, उसको आप इससे देख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा, सबसे पहले उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य बताया है, इसमें उन्होंने देखो यहाँ पर लिख रखा है कि अमृतकाल का पहला आम बजट है, अमृतकाल का पहला आम बजट है। अब ये जो लाइन है बस यही इंपॉर्टेंट हो गई, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि अमृतकाल का कौन सा बजट है, पहला बजट है, पता होना चाहिए, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देखो इसमें मैंने बताया था ना प्रायोरिटीज वगैरह देखते हैं, प्राथमिकताएं वगैरह, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि सप्तऋषि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सप्तऋषि जो है वो 7 प्राथमिकताएं हैं, या प्राथमिकताएं आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। जैसे 3 स्टेटमेंट देगा और उसमें पूछ देगा कि बजट जो है केंद्रीय बजट 22-23, 23-24 के अकॉर्डिंग कौन सी प्रायोरिटीज हैं, कितनी प्रायोरिटीज हैं, तो उसमें कह देगा 8 प्रायोरिटीज हैं, 6 प्रायोरिटीज हैं, तो यू शुड नो कि हाँ भाई 7 ही प्रायोरिटीज हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद में आप आगे आओगे तो उसमें ऐसे यहाँ पे देखो सामने लिखा हुआ है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, इसकी जो आर्थिक वृद्धि है यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको ये एज्यूम कर रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि 7% तक। ठीक है, डायरेक्टली एक आपकी स्टेटमेंट बनेगी कि कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, या तो उसमें ये पूछ देगा इस तरह से डायरेक्ट, या फिर आपको उसमें लिख देगा कि 7.5% अनुमान लगाया गया है। आपको प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक कि हाँ भाई 7.5% होगा, ठीक है, सही लग रहा है ये, क्योंकि आपने उतना ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आप सब पढ़ के गए होगे पीडीएफ से, लेकिन उसमें होगा 7%। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या है। इसके बाद में जैसे ये देखो ये है कि 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न, वही जो फ्री में जो अनाज वगैरह मिलता था, राशन वगैरह मिलता था, उसकी सप्लाई वगैरह का था, तो उसमें वो आपसे पूछ लेगा। उसमें ये नहीं पूछेगा कि 80 करोड़ या कितना, क्योंकि वो पता है आपको, एक अप्रॉक्स नंबर उन लोगों ने भी दिया है कि 80 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको भी आइडिया रहेगा, इतना भूलोगे नहीं। लेकिन ये पूछ लेगा कितने महीनों के लिए, तो 28 महीने हैं, उसमें वो 28 महीनों की जगह 26 महीने दे देगा। अगर आपने ढंग से उसको नहीं पढ़ा है या अगर आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया है तो 26 महीने आप बहुत ही हंसी खुशी लगाओगे, आपके दांत निकल रहे होंगे कि हाँ 26 महीने इज द राइट आंसर। एंड उसके बाद में जब आप एक्चुअल में एग्जाम के बाद चेक करोगे, उसको क्रॉस चेक करोगे, यू विल रियलाइज कि भाई 26 मंथ्स नहीं था, उसमें 28 मंथ्स था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अब 80 करोड़ से अधिक है तो ये इतना नहीं पूछेगा, भाई ठीक है 80 करोड़ से अधिक दिया होगा, इतनी जनसंख्या है पूरे भारत की, हाँ भाई ठीक है 140 के आसपास है, करोड़ के आसपास, तो उसमें से 80 करोड़ से दिया होगा, वो गेस कर ले जाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर 28 महीने की जगह 26 महीने कर देगा तो ये गेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एग्जामिनर के लिए ईजी है आपको फंसाना, इसलिए वो यहाँ पर आपको 28 की जगह 26 दे देगा। उसके बाद में जैसे अगर कोई स्कीम है, जैसे अगर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, सपोज अगर इसके बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में पूछ सकता है, या तो इस स्कीम के बारे में पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा ये कब से इसको लागू किया गया है। तो ये 1 जनवरी 2023 दिया, यहाँ पे 1 जून कर देगा या 1 अप्रैल कर देगा, तो आपको लगेगा यार नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 1 जनवरी होगा। आप यहीं पे गलती करोगे, वो यहीं पे आपको फंसाएगा। उसके बाद में जैसे G20 है, तो G20 के बारे में आपने देखा कि अभी 4-5 दिन पहले ही बहुत बात हो रही थी प्रॉपर, भारत ने अध्यक्षता वगैरह की है, सारे डिग्निटी वगैरह आए थे, यूएस के आए थे एंड सारे आए थे, जो लोग आए थे आपको मालूम है पूरा। बट उसकी अध्यक्षता भारत करा था। G20 के बारे में बहुत पहले से बात चल रही है, पिछले साल से इवन बात चल रही है, तो ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। देन उसके बाद में पिछले 9 सालों में जो प्रति व्यक्ति आय है यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो कितना लगभग हो गई है, अप्रॉक्स पता होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है 1.97 लाख रुपए हो गई है। इसके बाद में जैसे पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत। डायरेक्ट 2 स्टेटमेंट आएंगी कि भारत में इतना जो राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो जीडीपी का इतने परसेंटेज है, और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ऐसे करके 2 स्टेटमेंट दे देगा। हो सकता है 5वीं जगह 6ठी दे दे, हो सकता है 5वीं जगह 4था दे दे, या फिर अगर स्टेटमेंट सही देगा तो इसमें सही वाली दे देगा। तो इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रायोरिटीज वगैरह होती हैं, तो या उसमें टारगेट वगैरह होते हैं, तो ये बस वही उसके जो आयाम वगैरह होते हैं ना, ये 7 आयाम है, 5 आयाम है, ये आपकी वो हो जाएंगी। यहाँ पे प्रायोरिटीज आपको सामने दी हुई है, इसमें देख लो एक बार मोटा मोटा कि भाई क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे कि अगर समावेशी विकास है यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना, या फिर जैसे अवसंरचना वाला है, मैंने आपको पूरा बताया था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तभी तो फिर फॉरेन जो डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, बुलाएंगे, FDI वगैरह लाएंगे, तो ये वही वाली सारी चीज़ है। उसके बाद में जैसे ये है कि सक्षमता के सामने लाना,
अनलीशिंग द पोटेंशियल, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो स्किल डेवलपमेंट वाली जो स्कीम है या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ग्रोथ हो, जिससे ह्यूमन कैपिटल बढ़िया हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। फिर ग्रीन डेवलपमेंट है, ग्रीन डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हाँ, ग्रीन ग्रोथ करेंगे, तो ग्रीन ग्रोथ में जो जो चीज़ें आती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूरा रिलेटेड है वो पता होना चाहिए। देन युवा शक्ति है, युवा शक्ति की बात करेंगे तो वहाँ पर तुरंत एकदम स्पोर्ट्स को ले आएंगे, तो उसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कोई स्टेडियम बन रहे हैं या कोई अगर उसके लिए फंडिंग वगैरह अच्छी की जा रही है, या जो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है कि हाँ भाई कोई अगर कबड्डी वड्डी खेलना चाहता है तो उसको खेलने दो, उसको मना मत करो, सिर्फ क्रिकेट पर फोकस मत करो, हॉकी वगैरह है, बास्केटबॉल है, या और भी डिफरेंट डिफरेंट गेम्स लाइक जो इंडिया के ट्रेडिशन रहे हैं, जो कल्चर में रहे हैं, लाइक अगर कोई मलखम है या इस टाइप के जो भी गेम हैं पुराने, तो वो भी अगर कोई परस्यू करना चाहता है तो वो करे, एंड उसके लिए प्रॉपर पैसे वैसे फंडिंग की व्यवस्था हो। तो इस टाइप से जो मेन जो आयाम होते हैं, जो प्राथमिकताएं होती हैं, वो आपको देख लेना है। उसी के अंदर कुछ कुछ चीज़ें फिर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करोगे, एग्रीकल्चर एंड सहकारिता वाले की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई कोई ना कोई डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फंड है वो बनाया गया है, तो उसको थोड़ा सा देख लो। जैसे कोई अगर टर्म इंक्लूड हुए हैं उसमें, जैसे एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड है, तो देख लो भाई कि एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड है वो क्या है एक्चुअल में। अब अगर बात की जाए कि कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, तो कपास की यानी कि कॉटन की बात की जा रही है। यहाँ पे हो सकता है कपास की जगह वो गेहूं दे देगा, कुछ और दे देगा, तो पता होना चाहिए कि हाँ यार कपास ही है, कॉटन ही है। तो बस यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम है, यानी कि आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, तो अब उसमें कितना रुपये डेडिकेट किया गया ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, इसमें होगा क्या, ये आपको पता होना चाहिए। या जैसे कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, ये मान लो यूज़ हुआ है, तो उसमें देख लो कि भाई एग्रीकल्चरल क्रेडिट कितने रुपए का लगेगा या क्या लगेगा, यानी कि कृषि ऋण जो है उसके लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी या मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक अगर बढ़ाया जा रहा है, तो वो देख लो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट कितना बढ़ाया है। हो सकता है कि 20 लाख करोड़ की जगह यहाँ पर 10 लाख करोड़ देगा, एंड आप उसी में गलत कर दोगे। जैसे पीएम मत्स्य संपदा योजना है, काफ़ी पुरानी है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें देख लो कि भाई इसमें कितना पैसा वैसा दे रहे हैं, क्या इसके लिए कर रहे हैं। नया सहकारिता मंत्रालय अगर ये गठन हुआ है तो उसको बस देख लो, बस एक एक लाइन देख लो कि खास चीज़ क्या है। जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं बेसिकली वही होता है। जैसे मान लो ये वाला है जो मैंने आपको बताया था ना, स्किल डेवलपमेंट वाला, या इस तरीके से, तो उसमें जैसे 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। वही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आयुष हॉस्पिटल है या कोई अगर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं हर स्टेट के एक कैपिटल में एक एक, तो उस टाइप से चीज़ें याद रखनी है। तो वही चीज़ है, एग्जैक्ट नंबर पूछ लेगा कि भाई कितने नर्सिंग कॉलेज बनवा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 157 है। फिर जैसे ये सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस है, यानी कि इरेडिकेशन के लिए, तो मैंने कहा था ना कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो 2047 इन्होंने मान लिया उसको। तो भाई याद रखो कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव के थ्रू जब हम 100 साल एक्चुअल में पूरी करेंगे अपने इंडिपेंडेंस के, तो उस टाइम पे भाई ये जो सिकल सेल एनीमिया है, एक्चुअल में ये भी पूछ सकता है कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, ठीक है, स्टैटिक का क्वेश्चन होगा वो, लेकिन वो करंट अफेयर से ड्राइव होगा, इससे मोटिवेटेड होगा। और आपको इसके थ्रू ये भी पता लग रहा है कि भाई 2047 तक हमें सिकल सेल एनीमिया जो है उसको इरेडिकेट करना है इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से कुछ नई चीज़ें होती हैं। बाकी जो और भी इसके जो डिफरेंट वो होते हैं उसमें सेम चीज़ है। जैसे कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि एक्चुअल में जो ये प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है ये क्या है। अब जैसे आकांक्षी जिले हैं, ब्लॉक कार्यक्रम है, तो इसमें आकांक्षी कितने ब्लॉक है, डायरेक्टली आपसे ब्लॉक पूछ लेगा। यही गेम है आरओ यूपीपीएससी का कि इसमें प्रीलिम्स में ये फैक्चुअल कंटेंट दे देगा। आप सोचोगे कि 500 है कि नहीं है, 600 दे देगा। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट अगर याद है कि 600 है तो या 500 है तो ठीक है, वरना आप गलत कर दोगे। अब जैसे यहाँ पर है कि इस मिशन को लागू करने के लिए, यानी कि जो ये पीवीटीजी विकास मिशन है, इसमें अगले 3 सालों में कितने करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब यहाँ पे अगले 3 सालों लिखा है, यहाँ पे 3 सालों की जगह 5 साल कर देगा, क्योंकि हर बार जनरली हर चीज़ में जनरली 5 साल का टाइम ये लोग देते हैं। तो 5 साल देगा, 15,000 देगा, आपको लगेगा ठीक है भाई हर साल 3,000 करोड़ रुपए देंगे, बट ऐसा नहीं है। वो 1 साल में 5,000 देंगे, 3 साल में 15,000 दे करके निपटा देंगे। तो ये पता होना चाहिए कि भाई 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे पीएम आवास योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात चल रही है। तो जब चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो उसमें ये देखो ज़्यादा बात किसके बारे में चल रही है, बजट में किसके ऊपर हंगामा हुआ है, किसके ऊपर पन्ने उन्ने फाड़ दिए विधायक, उसने जो सांसद वगैरह हैं उन्होंने, दूसरी अपोजिशन के या किसी के, तो जिन पर बहुत ज़्यादा बात हो उनके बारे में थोड़ा बात कर लो। जैसे पीएम आवास योजना है, इस पर बहुत पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जगह जगह मकान बनाए जा रहे हैं, आप भी जानते होगे इसके बारे में। तो पीएम आवास योजना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा दिया भी गया था, तो उस तरह से पता लग जाता है। जैसे कुछ चीज़ें एंटिटी डिजी लॉकर वगैरह है, तो इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा। वो जब आप पढ़ोगे, मतलब अब जैसे देखो ऐसे है, मैंने पता है ना स्कीम वगैरह, अब जैसे पीएम प्रणाम है, इसके बारे में बात की गई है, जैसे गोवर्धन स्कीम है, इसके बारे में बात की गई है, अलग से यहाँ पे ये बना हुआ है। तो इतना तो मतलब आपको सेंस आप आ ही गया होगा। आप देखोगे तुरंत सबसे पहले पीएम प्रणाम पढ़ो और उसके बाद में ये गोवर्धन पढ़ो, और बस उसके बाद में आगे हो जाओ। उसके बाद में जैसे ये अमृत धरोहर है, अमृत धरोहर देख लो, उसके बाद में मिष्टी है, मिष्टी योजना देख लो। अब जैसे ये जो 2023 वाला आपका है, इसमें उसके बारे में बात की गई थी, वो जो मिलेट वगैरह है, श्री अन्न वगैरह जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में देख लो भाई कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या हैं, उनसे रिलेटेड आपको उससे रिलेटेड आपको जो वैसी चीज़ें स्टैटिक की चीज़ें वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, दोस्त कैन बी आस्क्ड। एंड आपसे डायरेक्ट जो इस बार की बजट की चीज़ें वो भी पूछ सकता है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो वो क्या है, स्टैटिक भी पूछ सकता है, और आपसे इस बार उसको कब तक कैसे क्या बढ़ाना है, सरकार का लक्ष्य क्या है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के 2030 के लिए 5 MMT वार्षिक उत्पादन है या कुछ और है, ये आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक तो आप ज़्यादा रिटेन कर पा रहे हो, क्योंकि आप टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ रहे हो, और फालतू की चीज़ नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाओगे। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई
थी वही सब आपको इसमें सामने यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे इस तरीके से आपको ये मिलेगा, तो इसमें मोटा मोटा देख लो कि भाई जो प्राप्तियाँ हैं, जो रिसीट्स हैं वो कितनी हैं, एंड जो एक्सपेंडिचर आप करते हो वो कितना है। परसेंटेज में देख लो, लाख करोड़ में तो देख ही लो 45-47 है, लेकिन ये सारी डिजिट याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे 45 लाख करोड़ है तो 45 लाख देख लो। अब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि 45030997, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। 45 लाख का अगर है तो 45 लाख याद कर लो, अप्रॉक्स में याद कर लो। अब जैसे ये राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, तो इसमें देख लो रिसीट में कि हाँ यार 58% समथिंग है, 58.45 इतना याद करने की जरूरत नहीं है, या तो 59 याद कर लो, 58 याद कर लो। इसी तरीके से उसको फिर माइनस कर लो, दूसरे वाले को माइनस कर लो। भाई ये तो पता ही है ना, ये तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि भाई एक में राजस्व में रिसीट होती है, एक में आपका ये कैपिटल रिसीप्ट होती है। तो इसमें यहाँ पे अगर आपकी ये 59 है तो 41 होगी, तो ऑब्वियस है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक याद करो। इसी तरीके से जैसे ये आपका कर राजस्व है, ठीक है, तो कर राजस्व में अगर आपने 88% याद कर लिया तो दूसरा वाला जो होगा कर भिन्न राजस्व वो आपका 11% समथिंग होगा, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से आपने ऐसा अगर देख लिया कि भाई उधार एंड जो अन्य देयताएं आपकी होती हैं, जो पे वे करना होता है, वो आपका 95% के आसपास है, तो जो बची हुई चीज़ें होंगी उसमें से आपका 5% आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें होता है कि जैसे ब्याज भुगतान है, आपको पता है कि भाई 30% के आसपास ब्याज भुगतान है, तो उसमें से बाकी चीज़ों में देख लो कि बाकी चीज़ों में मिला करके 58% के आसपास होगा। बाकी ये जो मैंने आपको समझाया था जिसमें है ना कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं तो उनमें कितना है, तो उसमें देख लो। थोड़ा सा पेंशन का देख लो कि पेंशन में कितना है। करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है वो देख लो कि भाई कितना है, ज़्यादा है कि कम है। वित्त आयोग या अन्य अंतरण है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, कई बार ये चीज़ें जो हैं साल दर साल सेम रहती हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे वित्त आयोग या ये जो अन्य अंतरण है ये 9 या 10% ही रहता है, तो इसको हर साल रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ब्याज अदायगी वगैरह है उसको थोड़ा सा देख लो। डिफेंस है, कब देख लो कि भाई जैसे इस बार 8% हो, ऐसा ना हो कि अगले साल 10% हो या पिछले साल 5% था। तो इस तरह से जो चीज़ें चेंज होती हैं उनको देख लो। बाकी ये जो टेबल होती है पढ़ने लायक नहीं, इसको काट दो, पहले काट दो, कोई फायदा नहीं इससे। और कुछ चीज़ों को इसी में उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया होता है। टैक्स में कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें बस यहाँ पर टैक्स स्लैब देख लो कि भाई कितने परसेंट है, क्या है, कितने तक टैक्स में नहीं लगेगा, कितने में लगेगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने वही मध्य आपको पहले ही मैंने बता दी थी कि किस में क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं, किस पे कितना खर्चा किया जा रहा है। भाई जिस चीज़ को ज़्यादा दिया गया हो वो देख लो। जैसे मान लो कि शिक्षा है, अब इस पर अगर ज़्यादा पैसा दिया गया है तो उसको थोड़ा सा देख लो। या जैसे अगर एजुकेशन वगैरह उसके बारे में बहुत बात की जा रही है या उस पर ज़्यादा पैसा एलोकेट किया गया है, उसको देख लो थोड़ा सा, है ना। जैसे गृह वगैरह है, इसमें अगर कुछ किया गया है या इंटरेस्ट वगैरह है उस पर पैसा ज़्यादा जा रहा है तो थोड़ा सा देख लिया। यही होता है यार, इसको पढ़ोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो उसके बाद में खुद ही जान जाओगे। इतना अगर वीडियो आपने देख लिया है मेरा, अब ये 30 मिनट का वीडियो हो गया है, बस इतना बहुत है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक भी आधे लोग आएंगे, लेकिन अगर आप लोग आते हो तो इसका मतलब कि इट shows that you are a very sincere candidate for RVRO 2023 prelims. थैंक यू सो मच। अगर चैनल को पहली बार आए हो, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आधे घंटे का वीडियो हो गया है, रियली सॉरी फॉर दैट यार।